नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो एक अच्छा रीबाउंड तो आपको निफ्टी दिखा रहा है, 19,600 के पास आप दिख रहे हैं और फार्मा स्पेस से अच्छी मजबूती आ रही है और इनफैक्ट ऑटो स्पेस से कुछ जहां पर अच्छे अपग्रेड्स आए हैं एमएनएम जैसे स्टॉक्स में वहां पर 4% की मूव है। लेकिन क्या शानदार तेजी में आपको इस वक्त फार्मा स्पेस दिख रहा है। क्लोजिंग कॉल्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अभिषेक और डिम्पी। आप इनफैक्ट फार्मा स्टॉक्स में आप चाहे लार्ज कैप फार्मा की बात करें, मिड सेगमेंट फार्मा की बात करें, अच्छी खासी मूव में फार्मा स्पेस दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे बाजार वहां पनिश भी कर रहा है। देखिए वॉल्यूम ग्रोथ पर और मार्जिन दोनों पर एक मिस था ब्रिटानिया में, और आप देखिए टॉप लूजर भी ब्रिटानिया ही है आज। तो सारी इनफैक्ट एचयूएल हो, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, सभी के जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की है ना वो पूरी नहीं हो पा रही। जो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आ ही नहीं पा रही है। बिल्कुल प्रियंका, और कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही है कि रूरल डिमांड को लेकर कमेंट्री स्ट्रांग हो जाए ना, करेक्ट, वो नहीं हो पा एक रहा, मिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हैं। लेकिन आप देखिए जहां थोड़ी निराशा हो भी रही है ना, तो बाजार का मोमेंटम इतना फिलहाल मजबूत हम कह सकते हैं कि रिकवरी भी अच्छी आ रही है। बिल्कुल, जो ब्रॉडर मार्केट तो घटने को तैयार ही नहीं है। एमएनएम देखिए कैसे रिएक्शन एक आया था शार्प नीचे की ओर, आज रिकवर करके 1500 रुपए के फिर से ऊपर क्योंकि मैनेजमेंट की क्लैरिटी भी आई और फिर हमारे यहाँ भी इंटरेक्शन हुई, तो उन सबसे भी सपोर्ट तो मिला है स्टॉक को। बिल्कुल, आज फार्मा से बाजार को सपोर्ट है और हम देख रहे हैं कि डिवीज लैब 4% ऊपर है। 4 दिन की अगर हम बात करें, लगातार 4 सत्र में शेयर चला है और 4 सत्र में करीब 7 से 8% की तेजी हो गई है। फिर से 4000 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया है। इसके अलावा सन फार्मा में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। फार्मा इंडेक्स ऑलरेडी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखें कि जहां से बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अभी भी सुस्त है। निफ्टी जहां 80 अंकों पर है, निफ्टी बैंक है थोड़े से गेन से 12-13 अंकों पर है, तो बिल्कुल मार्जिनल। उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि एसबीआई कमजोर है, कोटक बैंक कमजोर है, हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक के शेयर में कमजोरी है। तो बाजार का सेटअप यहां से कैसा, थोड़ा विस्तार समझते हैं और उसमें जरा हम एफएनओ का भी तड़का मार देंगे। डिम्पी को साथ जोड़ते हैं। डिम्पी बताइए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एफ&ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में मार्केट में ना एफ&ओ में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मार्केट की एक चर्निंग है। हम कई दिनों से आपके सामने बात रख रहे हैं और हर दिन ये ठीक साबित हो रहे हैं कि मार्केट के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हैं। मार्केट के पास दोनों प्लेयर्स को कमाने के लिए हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स वालों को सिस्टम से बाहर होना चाहिए, उनको अभी भी रहना चाहिए। आप देखिए आज आपको ओपनिंग में गैप मिला, निफ्टी ने तो गैप मेंटेन कर लिया बिकॉज ऑफ रिलायंस और कुछ एक आईटी कंपनीज की या फार्मा के हेल्प से, लेकिन बैंक निफ्टी वो नहीं कर पा रहा। और ध्यान रखा जाए ये दोनों इंडाइसिस का जो डाइवर्जेंस होता है टिपिकली, उसमें बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अगर बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो फिर इंडेक्स भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी के। एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, एक बार जरा आप एडवांस डिक्लाइन और विक्स वगैरह ये सब भी दिखा दीजिए। एडवांस डिक्लाइन की टोटल प्लेट और एक इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज सुबह से ही हायर एंड पे बना हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत बीच में जाके ठीक हुआ, बट अभी भी उसमें परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीज है। देखिए अब मल्टी ईयर लो होता है जब हम 11 के नीचे पहुंचते हैं। इस केस के अंदर इंडिया विक्स सारी अच्छी खबरों को डिस्काउंट करके बैठता है और किसी भी बुरी खबर को छोड़ के बैठेगा। यानी कि कोई भी बुरी खबर आएगी तो रिएक्शन फास्ट देने की चांसेस हैं। दूसरा भी आप एडवांस डिक्लाइन की प्लेट भी देख पा रहे थे, तो मार्केट के अंदर ब्रॉडर टर्म्स में अच्छी खरीदारी है। यानी कि अगर आज आप ओपनिंग का 1300 शेयर देखे होंगे आपने एडवांसेस में, तो अभी भी 1250 शेयर एडवांसेस के अंदर हैं जो आपको एनएससी के फॉर्म में दिख रहे होंगे। तो कुल मिला के यह है कि मार्केट के अंदर रिदम ठीक है, बट ब्रेकआउट करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन, सबका साथ, सबका विकास चाहिए, जो थोड़ा भी एब्सेंट है। बस एक चीज़ की मेरे को बार बार दिखनी पड़ रही है। मैं आपको ना एक चार्ट दिखा सकता हूँ निफ्टी का, और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको दिखानी ज़रूरी है। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे मार्केट में एनालिस्ट को कि वो बार बार ये कहते हैं कि 650 पार हो जाए, 650 पार हो जाए। ऑप्शंस में तो इंपॉर्टेंस है ही 19,500 600 की कॉल के अंदर। ये चार्ट्स में भी आपको दिखेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और मेक ब्रेक लेवल्स के बीच में आके फंस सा गया है। ये जो बॉक्स है ये मेक ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर एज पे तो आगे, लेकिन सामने रेजिस्टेंस खड़ा है। तो आपको ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ 2 ही दिन के अंदर आपको बता देगा कि ये ऊपर जाना चाहता है या फिर वापस से नीचे आएगा। तो इसलिए दोनों प्लेयर अपनी पोजीशंस को ओपन करके रखें। जिनके पास शॉर्ट है वो 650 से 800 वाले स्टॉप लॉसेस लगा के रखे, जिनके पास लॉन्ग है वो 19,300 वाले अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के रखे। इस सत्र में भी हमारी एक्सपर्ट से चर्चा चल रही थी ही 19,300 को माना जा रहा था कि बड़ा बढ़िया वाला सपोर्ट है, और उछाल पर बिकवाली की सलाह दे रहे थे लोग। और अपने एक्सपर्ट्स को जरा जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और
आखिरी के घंटे के लिए आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल भी लेंगे। हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं विजय चोपड़ा एनॉक वेंचर्स के, और इसके अलावा आदित्य अग्रवाल investforradio.com के, और सुपर ट्रेडर लक्ष्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टेक्नो स्वदेश पर। लक्ष्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक तो आप जरा निफ्टी का थोड़ा सा आप अपने एंगल से सेटअप बता दीजिए कि बाजार में आखिरी घंटे में क्या करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक से सपोर्ट है नहीं। निफ्टी भले ही 80 अंकों पर जरूर है, लेकिन बहुत हरकत नहीं है। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक रेंज में ही फंसा हुआ है इंडेक्स। तो जरा निफ्टी बताइए, और निफ्टी के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट भी बता दीजिए। जी, सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड और दिखा सकता है, जहाँ पे आपको अल्टीमेट रेजिस्टेंस मिल सकता है। ट्रेंड लाइन का भी जो रेजिस्टेंस है 630 पे है, तो 30-40 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड अगर मिल जाए तो उसके बाद जो निफ्टी की रैली हुई वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो व्यू मेरा अभी सेम है, हम रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को निकालना मुश्किल होगा। अभी ओवरऑल एफआईआई का डेटा भी बेरिश है, रिटेलर बुलिश हो रहा है, तो डेफिनेटली रिटेलर जब तक बुलिश रहेगा तो एफआईआई बुलिश नहीं होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से दोबारा फॉल शुरू हो सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा अपसाइड अगर मिल जाए 630 तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा निफ्टी का, तो वो रेजिस्टेंस है, वहां पे सेलिंग करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन डाउन साइड में अगर मान लीजिए वहां तक हम नहीं जाते हैं और गिरने लगते हैं, तो 19,530 520 के एरिया के नीचे हम बेयरिश फिर से हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 430 400 के आसपास के। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमजोर है, और बैंक निफ्टी मुझे लगता है ज्यादा फॉल आएगा जब भी ये शॉर्ट शुरू होगा, फॉल शुरू होगा। तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी 45,080 के नीचे रहता है तो आपका एक स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहते हो तो 45,080 से 45,150 का एक रेंज है जो स्टॉप लॉस होगा। जब तक हम उसके नीचे हैं तब तक ये जो भी बाउंस आया है ये सिर्फ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि एक बार हम 44,750 के नीचे गए तो हम वापस से 44,200 250 का एरिया टच करेंगे, और उसके बाद 43,700 जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक जाके ये करेक्शन शायद थोड़ा कंप्लीट होता हुआ दिखे। छोटा पहला फेज जो एक फॉल का है वो 43,700, तो ये आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत समझदारी के साथ देखना है कि यार हो क्या रहा है। जैसे आज का मार्केट टोटल रेंज बाउंड है, इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे सेल है, सपोर्ट पे बाय है, तो ऐसे दिन को इग्नोर करें अगर आपको बड़ा मूव पकड़ना है, क्योंकि बड़ा मूव आएगा, लेकिन वो आपको मौका भी देगा, समय भी देगा, लेकिन उसके पहले अगर आपके पैसे लॉस हो जाते हैं तो मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज हो गई ओवरऑल इंडेक्स में। स्टॉक्स मेरे हैं टाटा मोटर बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 604, टारगेट 618, बजाज फिनसर्व बाय विद स्टॉप लॉस 1488, टारगेट 1525 1530, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल विद टारगेट ऑफ 1480, स्टॉप लॉस 1539। मेरे सारे जो कॉल्स हैं आपको कॉन्ट्रा दिखेंगे, लेकिन मुद्दा सिंपल है यहाँ पे कि आपको जब जब दुनिया अभी लास्ट वीक बात कर रही थी कि नया ब्रेकआउट होगा, तब भी मेरे कॉल सारे कॉन्ट्रा थे और सारे के सारे हिट हुए। टाटा मोटर्स हमने 648 पे सेल दिया था, 604 ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, लेकिन सेक्टर रोटेशन रहेगा। बैंक्स कमजोर हैं, मुझे लगता है कमजोर रहेंगे। एनबीएफसी थोड़ा बाउंस हो सकते हैं, और आपको पैरेलली फार्मा भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है, लेकिन फार्मा के भी लेवल्स ऑलमोस्ट टारगेट लेवल्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ। तो ठीक ये है। ओवरऑल मेरा नजरिया है बाजार के लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो आप अगर कंडीशनल बाय ही करेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सेंटिमेंट वॉच आउट करना चाहेंगे। और ऑटो में तो आप बिल्कुल, ऑटो में ट्रेंड अभी दिख भी नहीं रहा, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो टाटा मोटर्स बाय, लेकिन एमएनएम क्योंकि एक अच्छी खासी चाल आ चुकी है तो वहां से आप सेल का स्ट्रैटेजी बना रहा है। बजाज फिनसर्व को आपने बाय किया, लेकिन इस बीच रेट गेन के भी आप नंबर नीचे फ्लैश पे देख रहे हैं, और प्रॉफिट बढ़ा है। इनफैक्ट प्रॉफिट इनका लगभग 3 टाइम्स हो गया है वाई जो फिगर्स हैं, और रेवेन्यू में भी थोड़ा सा जंप था। सो लगभग 119 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ की आय इनकी आई है, और ये बात हो रही है रेट ग्रेन ट्रैवल की। ठीक है, 7-7.5% की ऑलरेडी तेजी, तो बाजार रिवॉर्ड तो कर रहा है जहाँ जहाँ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं हमारे जो दूसरे टेकी हैं, हमारे साथ आदित्य अरोड़ा है, उनका इस वक्त क्या रीडिंग है बाजार पर। आदित्य, फिर से हम एक रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं, आपकी भी कंडीशनल बाय है, आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है? आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आवाज आ रही है अभी? जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका। जी बताइए। शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है मार्केट में रोटेशन चालू है, टू बी ऑनेस्ट। एक कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। ऊपर 19,900 का दायरा नहीं निकाल पा रहा है मार्केट, और नीचे 19,300 19,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर हम
ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है और बैंकिंग में थोड़ा अभी हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। इनफैक्ट रोटेशन बोल सकते हैं हम इसको, सेक्टर रोटेशन फ्रॉम बैंकिंग इंडेक्स, पीपल आर मूविंग एंड रादर स्मार्ट मनी इज मूविंग टुवर्ड्स आईटी एंड फार्मा। मुझे लग रहा है ये ट्रेंड शायद थोड़े दिन और कंटिन्यू रहेगा। फार्मा और आईटी में थोड़ी बाइंग और हमें देखने मिल सकती है, एंड स्पेशली द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स व्हिच हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रीवियस रैलीज है। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी और बाइंग देखने मिल सकती है। हम इन्फोसिस की बात कर ले, हम टीसीएस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, मुझे लग रहा है ये सब स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग और आती हुई दिखेगी हमें आने वाले दिनों में। और फार्मा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक रैली अच्छा खासा दिखाते आया है, जी मुझे लग रहा है यहाँ पे रैली और कंटिन्यू होगी। ठीक है, आदित्य जी के बाजार पर तो ये व्यू होगी, लेकिन कुछ नतीजा हैं, जरा उनको एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल भी जानेंगे। जीएनएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, इसके नतीजा हैं और हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद ये शेयर अचानक से 5% टूटा है। ये शेयर नतीजे कमज़ोर हैं। आय की बात करें तो 2271 करोड़ से घटकर 1652 करोड़ का फिगर आया है। तो आय के मोर्चे पर निराशा है। मुनाफा काफ़ी कम हुआ है, 336 करोड़ से घटकर 88 करोड़ रुपए का आंकड़ा है और मार्जिन पर भी चोट लगी है जीएनएफसी के। 5-6% ये शेयर नीचे है। हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स थोड़े चल रहे थे और जीएनएफसी को भी हमने चलते हुए देखा था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है। आदित्य, जरा इस पर एक व्यू दीजिए, जीएनएफसी पर क्या करना चाहिए अभी? अभिषेक जी, बहुत वॉल्यूम पे शॉर्टिंग हो रही है स्टॉक में और अपने इमीडिएट सपोर्ट को भी तोड़ दिया स्टॉक, जो कि इसका 565 का था। मुझे लग रहा है नीचे 530 तक एक बार लुढ़क सकता है, तो अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है तो एक बार एग्जिट करे, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराए। अगर आपको फ्रेश शॉर्टिंग करनी है स्टॉक में तो आप जरूर देख सकते हैं यहाँ पे 570 का एक स्टॉप लॉस लगा है और टारगेट लगा है 525 530 का। इजीली आपको 102 दिन में ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। जीएनएफसी पर ये व्यू, लेकिन रेट गेन के भी नंबर आए थे और जो ही नतीजे रेट गेन के आए थे, हमने एक तेज स्पाइक देखा था। सास वाली कंपनी है ये, ट्रैवल को और होटल सेक्टर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है। रेट गेन ट्रैवल 250 से 500 की जर्नी इसने तय की है लक्ष्य। आप आगे किस तरह के मूव्स देख रहे हैं? जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट नाउ काफी अच्छा, मतलब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी अच्छा मूव आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं होऊंगा और ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखिए हो सकता है, क्योंकि हम पुराने हाई के पास हैं जहाँ पे हम राइट नाउ है 500 के आसपास, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अच्छा है और इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 390 पे जो लेवल तोड़ा था एक वीकली हाई, उसके बाद जो मूवमेंट आया उसके बाद हमारा 500 520 एरिया रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। और उसके बाद अगर ये 520 कुछ दिन कंसोलिडेशन के बाद निकाले, और वो कंसोलिडेशन की रेंज 480 से 510 के बीच में होनी चाहिए। अगर उस रेंज में ही कंसोलिडेशन हो रहा है तो अपसाइड कंटिन्यू होगा। अगर आपको 480 के नीचे ही आ जाता है तो फिर आपको इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर ये रिस्की हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ठहरे हुए मार्केट के अंदर कैसे शेयर रिएक्ट करता है अपने नंबर्स पे, दोनों वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं। पिछले 5 मिनट में आप इन दोनों नंबर्स को देख रहे होगे, फर्स्ट जीएनएफसी और दूसरा रेट गेन। दोनों के अंदर सडन स्पाइक और सडन फॉल है। आप इस तरह से ना दिखाएं, एक विंडो बनाएं और उसके अंदर रेट गेन अलग दिखाएं और जीएनएफसी अलग दिखाएं, तो आपको उससे क्लियर पिक्चर लगेगा कि मार्जिन्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, जीएनएफसी एक केमिकल कंपनी है। केमिकल कंपनीज के अंदर मार्जिन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। 28% मार्जिन आप किसी कंपनी के सुनते होंगे कि 100 रुपये में से 28 रुपये उसके मार्जिन है, कमाई है उसकी, यानी कि 1/3 ऑलमोस्ट। उनके मार्जिन आए हैं 10% से भी कम, और रेट गेन के मार्जिन 10 से 17% हुए हैं। एथिकली देखा जाए तो 70% मार्जिन बढ़ा है। मैं प्रॉफिट और रेवेन्यू और सब चीज़ों पे तो जा ही नहीं रहा, सिर्फ मार्जिन टू मार्जिन भी कंपैरिजन करूं तो इस तरह का रिएक्शन देने में अपने आप में सफिशिएंट है। और बाजार ठहरा हुआ है, दोनों इंडाइसिस के प्लेयर नहीं है, दोनों इंडिविजुअल प्ले हैं, दोनों का बिजनेस अलग अलग है, लेकिन कैसे रिजल्ट्स इम्पैक्ट छोड़ देता है सेम मार्केट के अंदर, ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही दो शेयर्स का आप रूप अलग अलग देख पा रहे हैं। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे मैं जरा जीएनएफसी के बारे में ज़रूर पता करूंगा जब मार्जिन थोड़े कम है। साथ ही मेरे साथ खुश बोरा भी जुड़ चुके हैं जो ऑप्शंस का ट्रेड हमको बताने वाले हैं। एक काम करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड पहले पता करते हैं, फिर विजय जी से जीएनएफसी के बारे में ज़रा पता करेंगे। पहले ऑप्शंस का चैंपियन। खुश बताएं, आज कौन सा ऑप्शन चुना है? इंडेक्स के स्टॉक्स?
जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमने एक स्टॉक चुना है और आज हमने जो ट्रेड है ये भी बहुत सिंपल रखा है। आज एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक सिंपल ऑप्शन बाय है, वो है मारुति। देखिए हम मारुति में और बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा फॉल आया है, लेकिन मार्केट्स के साथ ये संभले हैं और यहाँ पे रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। और अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो 9,500 का जो पुट है यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिख रहा है और कॉल्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। तो इसके चलते आप मारुति का 9,500 पर कॉल बाय करें। प्रीमियम करीब 240 से 250 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे सिर्फ 50 रुपए नीचे का अपनी बाइंग प्राइस से। सो करीब 190 से लेके 200 का जो रेंज है ये आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ से मारुति के स्टॉक में रिबाउंड आएगा तो ये कॉल ऑप्शन जो है ये 350 450 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो मैक्स लॉस पोटेंशियल है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से वो 5,000 रुपए का है और जो मैक्स गेन पोटेंशियल है वो खैर कॉल चले तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बट 10 से 20,000 का भी बन सकता है फॉर द गिवन टारगेट्स। सो मारुति का 9,500 का कॉल बाय ये आज का हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा। ठीक है, आप इस कॉल को 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे रखिए, आपको पता लगेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़बरदस्त है। और एक प्लेन वेनिला कॉल है, यानी कि जहाँ पर खड़े हो एट द मनी, जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल पकड़ लो। 9500 पे खड़े हो 9500 की कॉल पकड़ो। कहाँ पे मिलेगी? 250 रुपये में। जाएंगे कितने? 50 रुपये। आएंगे कितने? 100 रुपये। 1:2 तो वैसे ही हो गया। अगर 450 तक गया तो 20,000 तक भी जा सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। अब आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, स्टॉप लॉसेस हमारे, प्रॉफिट आपका। तो मारुति के कॉल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9500 की स्ट्राइक की कॉल है, कोई वीकली नहीं चलता इसमें और सीधा मंथली चलता है। और इस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर को अपने माइंड में बसा लो अच्छे से कि 10 में से 9 लोग गवा देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में ज़रूर बताता हूँ। आपके 5 कॉल में से 3 कॉल भी ठीक बैठ गई। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है तो आप जीत जाओगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड गलत है, 5 में से 4 कॉल भी ठीक होगी ना, तब भी आप हार सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक होना F&O के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आज के ऑप्शंस के ट्रेड बताने के लिए। GNFC फटाफट से पता कर लेते हैं विजय जी से। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। GNFC पर आपका टेक सर। देखिए डिम्पी, मैं देख रहा हूँ जो केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, रादर काफी सारी कंपनीज आज मैंने देखा जो रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट किया। वेंकीज में हमने देखा 15-16% का डिप था, GNFC में 5-6% का डिप था और एल्काइल एमीन्स करे कंपनी उसमें था, वर्लपूल में था। तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये जो अच्छी कंपनीज हैं उसमें भी हम एक डिप देखने को मिल रहा है। मगर मुझे लगता है कि ये एक टेम्परेरी डिप है और लेने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि आगे जिस तरीके से मॉनसून प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे लगता है कि अच्छे मॉनसून के बाद अच्छी बुआई का सीजन होता है और अच्छी बुआई के साथ आपको निश्चित रूप से फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे GNFC को, और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें। कई बार मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ये तिमाही खराब है, मगर आने वाली 2-3 तिमाही मुझे लगता है अच्छी होनी चाहिए फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज की। इनके काफी सारे इश्यूज थे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। इनपुट कॉस्ट बहुत हाई थी और उसके चलते हुए हमने देखा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, डिम्पी आपने भी बोला प्रॉफिटेबिलिटी काफी हिट हुई है, मगर ये चलता नहीं रहेगा। अब तो चाइना के जो ग्लिचेस हैं वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं और जो जो रॉ मटेरियल था जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं या जो भी केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज का लॉजिस्टिक्स इश्यूज था, वो दैट इज मोस्टली सॉल्व्ड और आने वाले 2 तिमाही अच्छे लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि GNFC इन लेवल्स पे लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो पर्सनल मेरा टारगेट इसका 680 और 700 रुपए का है, तो बिल्कुल मैं इसमें बाय रेटिंग दूंगा GNFC। ठीक है, अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपको उसमें तेजी लगती है और आप टारगेट्स भी हमें बता रहे हैं 780 से 750 से 800 के बीच के टारगेट्स भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लेवल के टारगेट्स। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और इनफैक्ट आदित्य से भी एक सवाल पूछ लेता। आदित्य, जिस तरह से ये जो जितनी भी प्लेटफॉर्म टेक कंपनीज चली हैं, सबके जहाँ नंबर्स अच्छे हैं, पहले जोमेटो हो, उसके बाद पेटीएम में तो खैर आज एक दूसरी वजह से न्यूज़ है, लेकिन डिलीवरी में आप देखें अच्छी मूव है। पॉलिसी बाजार PB फिनटेक को भी आप एक बार बताएं, वहाँ पर भी इस वक्त 3.25% की स्ट्रेंथ है और सारी आपको इन सब काउंटर्स में स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। क्या यहाँ पर एक बाइंग रडार पे होना चाहिए स्टॉक? और साथ ही आपकी आज की रिकमेंडेशन भी बता दें। बिल्कुल प्रियंका, इनफैक्ट ये पूरा स्पेस काफी बज किया है। जैसे कि आपने कहा जोमेटो की बात करें, पेटीएम पे तो आज न्यूज़ था, बट ओवरऑल पेटीएम ने भी काफी आउट परफॉर्म कर। पॉलिसी बाजार काफी दिनों से अच्छा चल रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया था स्टॉक ने, वहां से ब्रेकआउट किया है स्टॉक।
तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं, बट नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक। तो करंट 800 लेवल्स पे खरीदारी डेफिनेटली बनती है। यहाँ पे आपको टारगेट ऊपर 950 से 1000 के बनेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़े समय देना पड़ेगा, इस पे बने रहना पड़ेगा। और नीचे स्टॉप लॉस लगाए आप 740 से 750 का, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। और ये सारे स्टॉक्स काफी अच्छे स्ट्रेच्ड लेवल्स पे मिल रहे थे, ओवरसोल्ड थे, तो यहाँ से अच्छा मूव डेफिनेटली देखने बनता है। अगर हम इसके अलावा जोमेटो की बात करें, तो अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें जोमेटो में देखने मिलेगा, तो जोमेटो भी एक अच्छा बाइंग जोन पे आ जाता है। फिर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप है यहाँ पे। अगर ये थोड़ा करेक्ट होके नीचे आपके 95 94 लेवल्स पे आता है, तो वहाँ पे एक आपस से अट्रैक्टिव बाई बनेगा। ऊपर में टारगेट 120 के बैठेंगे और स्टॉप लॉस 85 का लगाए, तो जोमेटो और पॉलिसी बाजार दोनों ही स्टॉक्स मेरे रडार पे, और मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव आएगा इसमें। ठीक है, जोमेटो और पॉलिसी बाजार ये दोनों रडार पर है, लेकिन जोमेटो खरीदना है आपको जब 94 रुपये के आसपास ये शेयर आ जाए, तो वहाँ पर एंट्री के लिए बेहतरीन मौका बनेगा। और उसके बाद हम शेयर को 120 रुपये तक के सफ़र को तय करते हुए देखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम इंफ्रा से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर बहुत ही शानदार तेज़ी है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई सरकार ने, और उसका असर हम देख रहे हैं कि आप विंध्या टेली देख लीजिए, आप ITI का शेयर देख लीजिए, एटरलाइट टेक, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। HFCL, D-Link, जो भी नाम उठा लीजिए, कई बार तो फ़ायदा नहीं होता तब भी शेयर चलना शुरू कर देते हैं। चोपड़ा साहब, आप आज की तेज़ी को किस तरह से देख रहे हैं इन शेयरों में, और कहीं आपको लगता है कि मौके अच्छे बन सकते हैं? चोपड़ा सर अनम्यूट कीजिए अपने को। एक्चुअली सॉरी, मैंने देखा है जो भी हम स्टॉक्स के बारे में बात करी, चाहे वो ITI, HFCL, विंध्या टेलीलिंक्स हो, ये सब गैप अप इन्होंने दिया है, और जनरली गैप अप सस्टेन नहीं करता, और स्टॉक्स नीचे आते दिखेंगे। मगर नो डाउट आगे के समय के लिए, आगे फ्यूचर के लिए मुझे ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। मेरा अगर आप पर्सनल पिक मानेंगे तो HFCL मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर अ टारगेट ऑफ 88-90, और HFCL में खरीदारी करी जा सकती है। और जहां तक विंध्या टेलीलिंक्स की बात है, ये भी मुझे नंबर 2 पे ये भी कंपनी अच्छी लगती है। मगर अगर ये थोड़ा सा करेक्ट होता है, नीचे आता है, तब इसको 1950 और 2000 के बीच में लीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2400। ठीक है, तो ये दो शेयर चोपड़ा सर के रडार पर, विजय चोपड़ा के। लेकिन विजय चोपड़ा के बाद हम बात करते हैं विजय शेखर शर्मा की, क्योंकि पेटीएम में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। एंडफिन का 10% हिस्सा उन्होंने खरीदा है। तो इस हिस्सा खरीद के क्या मायने हैं, क्या इसके लिए कोई कैश वो दे रहे हैं, किस तरह से डील हो रही है, ये पूरी की पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताता हूं कि विजय शर्मा जो है वो लगभग 10% स्टेक की जो एक्विजिशन करने वाला है, अब ये एंडफिन से करने वाले हैं। अब याद रखिए, ये पेटीएम के में जो हिस्सेदारी उनका जो है बढ़ जाएगी, और ये जो स्टेक की जो खरीदारी होने वाली है, ये उनकी 100% ओन्ड एक ओवरसीज़ एंटिटी है, उनके द्वारा होने वाली है। और इसके जो आप कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होगी वो OCD होने वाली है। अब ये OCD क्या होता है? ये आपका ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है। और इसके अलावा जो है एंडफिन की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है वो अब लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है अब वो कंपनी की नहीं रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो इस पे ओवरऑल इनका जो वैल्यू है, ये जो है इनका शेयर होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 9.1% से बढ़ के 19.42% हो जाएगा। और वही अगर एंडफिन की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 24% से घटकर लगभग 13.5% हो जाएगा। लेकिन इस डील के बाद क्या होता है, इसके ट्रांजैक्शन जो होते हैं इसमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं लगता है, यानी कि कोई कैश पेमेंट या कोई प्लेज या कोई गारंटी जो है ये नहीं लगने वाली है विजय शेखर शर्मा के। और याद रखिए, कोई मैनेजमेंट चेंज और कंट्रोल पेटीएम का नहीं होने वाला है, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट रहने वाला है। और आगे जाते हुए जो विजय शेखर शर्मा ही MD और CEO रहने वाले हैं कंपनी के। तो ये तो ओवरऑल जो है डील की बात हुई, स्ट्रक्चरिंग की हुई, लेकिन इसकी इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होती है, इस पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। यहाँ पे एंडफिन की जो स्टेक सेल की बात हो रही थी, उसकी ओवरहैंग ज़रूर ख़त्म हो जाती है। लेकिन याद रखिए, सॉफ्टबैंक का अभी भी जो है स्टेक है, लगभग 9% स्टेक है, तो उसके कारण जो है एक ओवरहैंग स्टॉक में ज़रूर है। ब्रोकरेज स्टेक के बारे में बात करें तो दौलत कैपिटल का जो है यहाँ पे उनका कहना है कि ज़्यादातर फास्टर रेजोल्यूशंस देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो ऑनगोइंग आप कह सकते हैं पेटीएम पेमेंट के सर्विसेज की इश्यूज़ हो रही है, उसको जो है सुलह हो सकती है। और आगे जाते हुए याद रखिए, जो हॉस्टाइल टेक ओवर होता है उसकी भी जो चांसेस है वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये है ओवरऑल इम्पैक्ट एनालिसिस आज के डील पे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सब समझाने के लिए। ये बात तो है क्योंकि पीछे के दिनों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सेलिंग भी की थी, एग्जिट किए थे, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कंसर्न तो रहता है। लेकिन अब जब आप बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेक ले लेंगे, लगभग आप देखिए 19% के आसपास हो जाएगा विजय शेखर शर्मा के पास, तो ये ऑफकोर्स एज अ स्टेक होल्डर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है कंपनी। इंटरेस्टिंग प्रियंका यहाँ पर ये भी है कि देखिए जहाँ जहाँ से भी चाइनीज प्रमोटर निकलता है ना या फिर स्टेक पेयर करता है अपना, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखा जाता है कि अच्छा कब क्या हो जाए, और प्रमोटर क्या जब खुद खबरें आ बाइंग कर जाएं। रहा है तो ऑफ कोर्स वैसे ही स्ट्रेंथ आपको मिलती है। और बढ़िया चीज ये है कि fundamentally। इसमें कोई कैश भी नहीं देना है। हाँ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अच्छा होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए किया है, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि ओसीडी इशू किए गए हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर बाद में पेमेंट नहीं करते हैं उस रकम के बाद तो शायद वो फिर वो शेयर का कन्वर्जन भी होगा फिर वो। ओके, तो ये थोड़ी सी एक हल्की सी टेंशन जरूर है, कहने को तो उनके पास स्टेक आ गया है। हाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इस बीच ओएमसीज के लिए आज एक बड़ी अच्छी रिस्पाइट वाली खबर है। इनफैक्ट प्रकाश प्रियदर्शी भी लेकर आए थे ये खबर। ऑल मार्केटिंग काउंटर्स के लिए एक रिस्पाइट जैसे आने वाला है, और आज आप देखें भी, और इनफैक्ट इनकी अंडर रिकवरीज बहुत पहले से ही कवर हो गए हैं क्योंकि ये तो डीप मार्जिन में आप एचपीसीएल बीपीसीएल के प्रॉफिट्स भी देखें। एक बार इन स्टॉक पर एक चेक भी ले लेते हैं कि इन पर बनता क्या है, क्या ट्रेड कोई बनता है, फिर प्रकाश से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरी खबर भी समझेंगे। अभी तो फिलहाल ऑल मार्केटिंग काउंटर्स पर एक ट्रेड डिस्कस करें। चलिए पहले एक बार प्रकाश से समझ ही लेते हैं कि है क्या, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश किया जाए और बड़ी रकम है, 30,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। प्रकाश, पूरी खबर क्या है ये बताएं। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरकार की तरफ से जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दी जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे संबंधित एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जो कि इस वक्त वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास है। ईएफसी जो है इसकी समीक्षा कर रही है और एक बार ईएफसी की तरफ से जब इसको मंजूरी मिल जाएगी फिर इस प्रस्ताव को पीएमओ को भेजा जाएगा और उसके बाद जो फाइनल कैबिनेट नोट है वो मंजूरी के लिए इंडियन कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के लिए 30,000 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको मंजूरी दी है, लेकिन सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि ये जो रकम है सब्सिडी के तौर पर ओएमसीज को दी जाए। इनफैक्ट सरकार ये चाहती है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसके बदले में सरकार को इक्विटी जारी करे। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पहले ही इस बात के निर्देश दिए हैं कि आईओसी और बीपीसीएल जो है इसके लिए राइट इशू जारी करेगा, जबकि एचपीसीएल ने प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट का रास्ता जो है वो अख्तियार किया है। सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर महीने तक यानी इस साल अक्टूबर महीने तक 30,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी जा सकती है। इससे एक तरफ जहां ओएमसीज को जो पुराने लॉसेस हैं खासकर रिटेल प्राइसेस में बदलाव नहीं करने की वजह से जो उन्हें उठाना पड़ा है उसको कवर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ये कहना है कि 2 तिमाही में लगातार प्रॉफिट होने के बावजूद भी उनका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इंडस्ट्री लॉसेस की अगर बात करें तो वो अभी भी 1,70,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, ऑलराइट प्रकाश, शुक्रिया ये खबर समझाने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि ट्रेड बन क्या रहा है, क्योंकि अगर अंडर रिकवरीज और ये खबर अगर अच्छी है भी तो एक तरफ से जो डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि क्रूड फिर से इंचिंग बैक हो रहा है, अब 87-86 के आसपास चल रहा है। तो ट्रेड अब बना क्या हुआ है लक्ष्य, क्योंकि हमने देखा जितने ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स थे अप्रैल मिड से अच्छी खासी चाल चल चुके हैं, चाहे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल हो। अभी फिलहाल ट्रेड क्या बन रहा है, क्या ये कंसोलिडेट कर सकते हैं क्योंकि क्रूड फिर से वापस आ रहा है? मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी थोड़ा प्रेशर बना रहेगा क्योंकि क्रूड अभी भी स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्रूड में करेक्शन आता है तो आपको यहाँ पे बाउंस मिल सकता है। स्टॉक्स जो है एक तरह से तैयार हैं बाउंस के लिए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि क्रूड अगर यहाँ से थोड़ा $2-3 और ऊपर जाता है तो यहाँ से आपको थोड़ा, बहुत ज्यादा करेक्शन तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4% का और डिप मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपका व्यू इमीडिएट का नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते का और 1 महीने से ज्यादा का है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा और डिप आए तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तो कोई ट्रेड नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो आप देख सकते हैं इन सभी शेयर्स को। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जरा चेक कर लेते हैं कहाँ पे कोई ट्रेड बनता है। अडानी ग्रुप के अंदर कोई शेयर है क्या लक्ष्य, अडानी ग्रुप में से कोई भी शेयर? जी, अदानी पोर्ट्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अभी भी लगातार ये ब्रेकआउट की अटेम्प्ट कर रहा है वीकली बाय वीकली बेसिस में। अगर आप देखें लास्ट 3 हफ्तों से, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है और ये ट्रेड आपको ले जा सकता है 825-830 तक, बट इसके लिए थोड़ा 800 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, जो कि अभी तक क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर आप रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 782 का हो सकता है और आपके टारगेट्स यहाँ पे 825-830 तक के हो सकते हैं।
विजय सर, ये आरबीएल क्यों नहीं चला, एम चल गया? एक्चुअली में एम ने क्लैरिफिकेशन दिया और सारा बता भी दिया, देखिए हमारे लिए बैलेंस शीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब बड़ा फंड नहीं है और हम तो सिर्फ इसको देख रहे हैं। एम की रिएक्शन आ गई, एम को मार्केट ने सुधार दिया, लेकिन एम ने जिसमें ख़रीदा है हिस्सा आरबीएल बैंक में, वो उतना क्यों नहीं चल रहा? आरबीएल बैंक के अंदर तो कोई फायर ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। ऐसा लग ही रहा है कि एम हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये तो छोटा है। सर अनम्यूट कीजिए विजय जी, तभी आवाज़ आएगी, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी। ये सॉरी, आरबीएल प्राइमरली, देखिए मेरा कभी भी पसंदीदा बैंक नहीं रहा है, पर्सनली स्पीकिंग। बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं। नो डाउट इस कंपनी को बहुत स्केल अप करना है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री मालूम हो, ये प्राइमरली एक कोऑपरेटिव बैंक होता था, रत्नाकर बैंक, जो महाराष्ट्र में काफी बड़ा काम किया करता था। फिर ये इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला और ये काम कर रहे हैं। तो अभी तो इनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जैसे आईडीएफसी में हुआ। आईडीएफसी का जो टेक ओवर हुआ या जो भी विलय हुआ, जो कैपिटल फर्स्ट के अंदर उसका विलय हुआ, फिर आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय हुआ। अब 2-3 साल बाद उसमें कुछ असर देखने को मिल रहा है, और अब लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोस्ट प्रोबेबली आपको 125-150 तक भी जाता दिखेगा, कोई लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करके रखे तो इसी प्रकार से आरबीएल को भी बहुत काम करना है। जस्ट बिकॉज एक बड़ा शेयर होल्डर आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक की परफॉर्मेंस सुधर गई है या बैंक में कुछ मेजरली बदल गया है। नो डाउट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर है, बट बैंकिंग क्षेत्र बहुत क्लटर्ड हो चुका है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लोन बुक पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, अपने एनपीएस को रोक के रखना पड़ेगा, खासा डिपॉजिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके आरबीएल में कुछ जान देखने को मिलेगी, जैसे डिम्पी आप कह रहे हैं। तो केवल एक पीछे इन्वेस्टर आ जाने से या किसी का स्टेक खरीद लेने से कोई बैंक में फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो ये मैं नहीं मानता। एक टेम्पररी ब्लिप जरूर हो सकता है, बट अगेन आरबीएल बैंक हैज बीन फॉर अ वाइल। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपना परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा दिखाएंगे और इनके पीछे महिंद्रा जैसे ब्रांड की बैकिंग है, तो निश्चित रूप से ये भी एक अच्छा कंटेंडर होगा मल्टीबैगर होने के लिए। बट अगेन परफॉर्मेंस फर्स्ट। पर ये भी हमने देखा था कि 240 रुपए से ये शेयर फिसलना शुरू हुआ और लगातार 4 सत्र से ये कमजोरी का शिकार हो रहा है। लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी है। नतीजे इसके आए थे, नतीजे थोड़े से कमजोर थे, तो शुक्रवार के सत्र में तेजी से गिरा और आज भी गिरा। थोड़ी संभलने की कोशिश करा, लेकिन 200 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ये ठिठक रहा है। अब इस पर जरा आप चोपड़ा साहब आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसी ग्रुप में रहना है तो एबी कैपिटल और उसके भाव में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। क्या स्विच कर लें क्या? सर फिर से आप म्यूट हो गए। चोपड़ा साहब तक आवाज पहुंच नहीं रही है। एक काम करते हैं ना, आदित्य से व्यू ले लेते हैं। और आदित्य ने ना आज अपनी ट्रेडिंग की पिक्स बताई नहीं है। आदित्य, अब आपने चूंकि थोड़ी सी देर कर दी है या फिर हमने आपसे पूछने में देर कर दी है, आप थोड़े से बढ़िया कॉल्स पहले वाले से बेहतर निकालिए और जरा इस पर व्यू दीजिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर। अभिषेक जी माफ करिएगा, मिस हो गया कॉल देना। कॉल्स पहले दे देता हूँ, इस बार मिस ना होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आईटी और फार्मा चल रहे हैं, बहुत शानदार तेजी उसमें देखने मिल रही है। तो आईटी और फार्मा से बाय रिकमेंडेशन जरूर देना चाहूंगा मैं। पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और अब ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें परसिस्टेंट सिस्टम्स। टारगेट लगा इसमें 5100 का और स्टॉप लॉस लगा 4730 का। सेकेंड स्टॉक बायोकॉन का रहेगा। अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब काफी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है फार्मा सेक्टर में। हमने देखा है बाकी सब फार्मा स्टॉक्स चले हैं, अब मुझे लग रहा है टाइम आ गया बायोकॉन पे चलने का। एक अच्छे कंसोलिडेशन से अगेन वॉल्यूम्स पे अच्छा चाल बैठता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट आया है। इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 270 का टारगेट लगाएं और 249 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये तो बाय रिकमेंडेशन रहेंगे मेरे तरफ से। इसके बाद और निकाल के देते हैं आपको अच्छे कॉल्स।
कमिंग बैक टू आदित्य बिरला फैशन रिटेल, हाँ बिल्कुल, एक वीकनेस तो जरूर है और 2 दिन से इसमें वॉल्यूम पे सेलिंग भी देखा हमने अभिषेक। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस लेते आया और वहीं से एग्जैक्टली स्टॉक मूव है। तो मुझे लग रहा है ये जो प्रेशर है ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली नीचे से हमें जरूर देखने मिली है, बट अगेन मुझे लग रहा है ये शॉर्ट लिव्ड रहने वाला है। ऊपर की तरफ 210 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता मुझे नहीं लग रहा स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। रादर 210 के स्टॉप लॉस पे आप शॉर्ट्स कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 190 का रहेगा, अगर वो तोड़ता है तो 170-75 तक डाउन साइड देखने मिल रहा है स्टॉक में। अच्छा कैंडिडेट रहेगा शॉर्टिंग का, अगर मार्केट यहाँ से घूम के और रिवर्सल करती है अपने 20 डीएमए के आसपास है तो डेफिनेटली आदित्य बिरला फैशन रिटेल विल बी योर शॉर्टिंग कैंडिडेट, क्योंकि ये फ्यूचर्स में भी है। ऑल राइट, तो दो स्टॉक्स जो आपने जिस स्पेस में चुनी है, जहाँ स्ट्रेंथ है फार्मा चल रहा है और जहाँ वैल्यू दिख रही है वो है आईटी, ठीक है। ये तो हो गए आज के रिकमेंडेशन और आदित्य बिरला आपको शॉर्ट लग रहा है यहाँ से, लेकिन एक खास खबर डीलिंग रूम से खास शरद हमारे लिए लेकर आए हैं, हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है। आइए समझते हैं क्या है खबर उनके पास। बताइए शरद। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि फार्मा स्पेस में जो है वैल्यू बाइंग भी देखने मिल रही है और आपने सही कहा है, डीलर से भी हमने बातचीत की है तो यहाँ पे स्टॉक आ रही है जुबिलेंट फार्मोवा। अब यहाँ पे जो है कुछ सेगमेंट्स में एचएनआई और डीआई सेगमेंट्स दोनों में जो है बाइंग देखने मिल रही है। अब आप स्टॉक को देखेंगे तो वॉल्यूम्स लगभग आप कह सकते हैं 4 गुना अपने 20 दिन के एवरेज में ऊपर जा रही है। और याद रखिए जो 50 डीएमए का जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ट्रेडिंग लाइन, उसके ऊपर भी आज दिन के ट्रेड में जो है स्टॉक के प्राइसेस उसके ऊपर गए हैं। इसके अलावा याद रखिए जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वहाँ पे इंक्लूड करते हैं एबेकस ग्रुप और रेखा राकेश झुंझुनवाला भी। और मार्च लो से देखा जाए तो स्टॉक में लगभग 45% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। Q1 रिजल्ट्स तो आई थी और उसके Q4 रिजल्ट्स भी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी, ये दोनों ही वीक सेटअप नंबर्स देखने मिले थे। लेकिन आगे जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो पॉजिटिव रुख बदल सकती है स्टॉक का। यहाँ पे जो CDMO बिजनेस है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेजेस आ सकती है आपके सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में। जब ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करता है तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आती है। अब बात करेंगे जो की मैनेजर पर्सनल्स की जो एग्जिट्स हुई थी उसकी ओवरहैंग भी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही कि अब लार्जली कवर्ड हो चुकी है और आगे जाते हुए जो इन्वेंट्रीज इशू हो रही है चैनल्स की, वो भी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे बाजार की फोकस रहेगी। ठीक है, जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि CDMO बिजनेस एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अच्छा एक्शन डीलिंग रूम से आपको वहां से बज मिल रही है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, इस स्टॉक को हम रडार पर रखते हैं और इनफैक्ट इस पर एक राय भी ले लेते हैं। 4.5% की तेजी के साथ आदित्य ये ट्रेड कर रहा है जुबिलेंट फार्मोवा, अप मूव दिखती है आपको चार्ट्स पर भी, बाय कर सकते हैं लेवल्स पे? बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल बाई करनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है स्टॉक पे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करे। आपका टारगेट 430 से 450 का बैठेगा ऊपर में और आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 380 का। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक ट्रेड बैठेगा और अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा करेक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपके रडार पे रहना चाहिए, ऐड करें पोर्टफोलियो में और बने रहे स्टॉक में 1 से 2 महीने के लिए, काफ़ी शानदार रिटर्न्स आपको देखने मिलेगा। फार्मा के शेयर में बने रहने की सलाह है। शेयर्स पे नंबर्स भी आ रहे हैं, मैं फटाफट से वो भी आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा। बारबेक्यू नेशंस के नंबर आए हैं, पुअर YOY है इसके नंबर्स ख़राब हैं, शेयर 5.5% नीचे है, लेकिन नंबर्स ख़राब लेके आओगे ना तो पनिशमेंट आपको बैक टू बैक देगा मार्केट। बाजार इस समय बिल्कुल तैयार है। अबीटा ख़राब है, मार्जिन्स ख़राब है। कैसे है मैं बताता हूँ। मार्जिन्स 23% से घटे 14% हो गए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नीचे देखिए। अब आते हैं इसके अबीटा पे, यानी कि इसके कामकाजी मुनाफे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ना अब इस अबीटा और मार्जिन्स देखिए ज़रूर। अबीटा का इसका कितना था, वो था करीब 7 करोड़ से घट के 4 करोड़ हो गया, यानी कि 50% ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। तो मार्जिन्स भी आधे हुए, अबीटा पे 5% नीचे है। विजय जी एक बार आप इसको चेक करोगे क्या? देखिए मार्जिन्स में निश्चित रूप से प्रेशर रहा है डिम्पी, मगर मेरा ये मानना है जिस तरीके से रेस्टोरेंट बिजनेस ओवरऑल बिहेव कर रहा है, आज आई थिंक जुबिलेंट फूड के भी रिजल्ट्स हैं और हमने देखा जितने भी रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया हो या और भी दूसरे रेस्टोरेंट के ब्रांड्स हो, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हो, उन सब का बिजनेस अच्छा हुआ है। बट निश्चित रूप से टॉप लाइन का फर्क नहीं है, समस्या ये आ रही है कि बॉटम लाइन का फर्क आया। एक चीज और मैं आपको एक चैनल चेक देता हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट ओनर से ही बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि जो रेंटल्स इन्होंने नेगोशिएट किए थे कोविड के दौरान,
अब उस रेंटल्स में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है और उस वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी हिट है। आई होप कि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है या जो हॉलिडे सीजन है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और बिजनेस बढ़े। बट निश्चित रूप से थोड़ा बॉटम लाइन प्रेशर है, उसकी वजह से हम थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल बिजनेस हैज डन वेल और थोड़ा सा जो करेक्शन है ये लेने के अपॉर्चुनिटीज हैं। तो समहाउ मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस अच्छा करना चाहिए आने वाले 2 से 3 तिमाही। ओके ठीक है, वैसे आपके हिसाब से ये आप कह रहे हैं कि बिज़नेस ठीक है, बिज़नेस में आप पैसा लगाना चाहें तो ठीक है ये, लेकिन शेयर प्राइसेस में जैसे ही थोड़े बहुत मार्जिन गड़बड़ाएंगे और वो कॉस्टिंग की वजह से गड़बड़ा भी रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं पनिशमेंट इसी तरह से मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अलग तरीके का सोच होगा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल अलग तरीके की सोच होगी। एक ही शेयर होगा, अप्रोच अलग अलग हो जाएगी। लक्ष्य, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना, जरा सिंजिन को चार्ट को देखो आप। सिंजिन तो इसके आर्ली चेक करना और इसका डेली चार्ट चेक करना, दोनों में आपको एक ज़बरदस्त ऐसा लगेगा, फील होगा कि शायद ये शेयर और चलना चाहता है। एक बार आप मेरे को जरा बताइए, BTST करके जाएं इसको, सिंजिन को। यहाँ पे मुझे 860 तक के अपसाइड अभी और दिखते हैं। अभी रिसेंटली का वीकली ब्रेकआउट हुआ है आज, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको 20-25 रुपीज तो इजिली मिल जाना चाहिए। लेकिन हर एक 25-30 पॉइंट्स के मूव के बाद आपको एक 1 to 2% का एक फॉल बैक भी आ रहा है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। लेकिन 860 मुझे दिखता है यहाँ पे, 860 से 865, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 825 होना चाहिए। 865 का इसमें टारगेट सिंजिन के लिए, लेकिन नतीजों का सीजन बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है, लेकिन फिर भी निफ्टी की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं। हिंडाल्को, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स के नतीजे कल आएंगे, लेकिन हिंडाल्को और कोल इंडिया सेगमेंट एक ही है, मेटल एंड माइनिंग। जरा समझ लेते हैं, आशीषा हमारे साथ हैं, आशीषा ट्रैक भी करती हैं। आशीषा, शुरुआत आपसे हिंडाल्को से करेंगे, बताइए नंबर्स कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं और फोकस कहाँ पर होगा? जी हाँ, म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है हिंडाल्को से इस क्वार्टर में। एल्यूमिनियम के प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कॉपर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने कुछ प्लांट शटडाउन्स अंडरटेक किए थे, जिसके चलते कॉपर के प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टैंड अलोन रेवेन्यूज़ करीब 17,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 11% का फॉल होगा। मार्जिन्स की बात करें तो 6.9% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 8.9% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके चलते एल्यूमिनियम सेगमेंट के एबिटा में 5% का फॉल देखने को मिल सकता है। कॉपर सेगमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, कंपनी ने प्लांट शटडाउन्स अंडरटेक किए थे, जिसके चलते कॉपर एबिटा में करीब 25% का फॉल देखने को मिल सकता है। याद रखें, नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे कुछ समय पहले आए थे। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। उनका मानना है कि डी स्टॉकिंग अब खत्म हो चुका है और एबिटा पर टन $500 पर टन को क्रॉस कर सकता है फोर्थ क्वार्टर में। ऑल इन ऑल स्टैंड अलोन नतीजों की बात करें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज पर गिरे थे, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी कुछ निराशाजनक चीज़ें आ सकती हैं। हालांकि नोवेलिस जो उनकी सब्सिडरी है उससे थोड़े संकेत पहले मिल गए थे, लेकिन आज नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि शेयर 2% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब, एक आपसे व्यू, नतीजों से पहले नतीजे कल आएंगे और हम देख रहे हैं कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव गया था, वहाँ से रिकवर किया। कहीं ना कहीं थोड़ी ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी हावी होती हैं, जब भी बुरी खबरें आती हैं आज शेयर गिरते हैं मेटल वाले। फिर भी आपकी सलाह क्या होगी, नतीजों से पहले कुछ सोचना चाहिए खरीदारी को लेकर? देखिए, नतीजे अगर आसपास हैं तो फिर नतीजे आ लेने दीजिए। बाजार में कभी भी जल्दीबाजी में पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेटेजिकली आप अपना पैसा डिप्लॉय करें, वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे मिलता है हिंडाल्को, तो मेरा पर्सनल टारगेट इसका 700 रुपये का है और मुझे लगता है हिंडाल्को वन ऑफ द बेस्ट मेटल कंपनीज है आज की डेट में। जिस तरह से वेदांता में हुआ, वो बहुत लेवरेज्ड है, इस कारण से वेदांता में गिरावट देखने को मिली। मगर हिंडाल्को के बहुत अच्छे इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं और नेशनली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आदित्य बिरला ग्रुप का एक भाग है, हम पहले भी आदित्य बिरला ग्रुप की बात ही कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसको कोई लंबी अवधि के लिए लेता है, गिरावट में लेता है, 450
के लगभग भी यदि आपको ये मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय है, और इसको आप 650-700 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। और बहुत डिविडेंड यील्ड भी है हिंडाल्को का, और निफ्टी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से डर की कोई बात नहीं है। अगर नीचे थोड़ा सा गिरता है तो लीजिए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो भी लीजिए। ऑलराइट, बिल्कुल फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है ही, और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स अच्छे खासे चल गए, तो एक बार के लिए शायद अगर म्यूटेड रिजल्ट आते हैं या फिर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आते हैं तो शायद हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी आए। लेकिन कहाँ स्ट्रेंथ है जो कैरी फॉरवर्ड आपको करके जाने चाहिए? कौन से स्पेसेस हैं जो BTST कैंडिडेट्स हैं या जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी STBT जैसी भी दिख रही है? एक बार हमारे दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। लक्ष्य तो वैसे ही कंडीशनल बाय के साथ चल रहे हैं, तो कंडीशनल यहाँ से लक्ष्य ट्रेड्स क्या है? सारे दोनों BTST ट्रेड्स हैं या फिर आप STBT को भी कॉन्सिडर करना चाहते हैं अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं दिख रही है बाजार में? देखिए, यहाँ पे बैंक्स में मुझे लगता है और सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर लेवल्स हैं 44,750 800 के, हम वहीं पे क्लोज कर रहे हैं। आज ट्रिगर पॉजिटिव थे, उसके बाद भी हमने वो पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखा, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक वापस से एक डिप दिख सकता है। अगर हम 750 के नीचे गए तो हमको लगता है कि एक 400 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 44,400 तक के। अगर वहां तक जाके हम रुक जाते हैं तो फिर से एक अपसाइड आ सकता है, लेकिन अगर 44,400 भी होल्ड नहीं करता है तो डाउनसाइड आ सकता है। ओवरऑल यूएस मार्केट भी थोड़ा सा शेकी है। फ्राइडे को हमने देखा इंट्राडे रिवर्सल आया, डॉलर ऊपर है, रुपी कमजोर है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी माहौल को अच्छा नहीं बनाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बैंक्स में बियरिश रहूंगा। बाकी मेरे 2 कंडीशनल बाय हैं और एक सेल। से लक्ष्य आप मेंशन कर सकते हैं? जी, मैंने महिंद्रा को सेल दिया था, और आपके जस्ट बजाज फिनसर्व बाय था, और उसके अलावा टाटा मोटर्स को आपने बाय किया था, करेक्ट? टाटा मोटर्स को बाय मैंने। ठीक है, टाटा मोटर्स को बाय कर रहे थे, महिंद्रा को सेल कॉल थी, और बजाज फिनसर्व को प्लस कर रहे थे। इस बीच स्पार्क के नंबर्स आ गए हैं, आप देखें तो यहाँ पर इनका भी रेवेन्यू थोड़ा सा घटा है, 28 करोड़ से घटकर अब 24 करोड़ हुआ है। और एक बार इसके पैट भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का चेंज देखने को मिला है, और नंबर्स अगर पुल होते हैं तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन अभी पहले रेवेन्यू में तो थोड़े से आपको कमी दिख रही है, लगभग 28 करोड़ से घटकर 24 करोड़ दिखी है, YoY फिगर्स है ये। लेकिन इस बीच आदित्य से समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड देख रहे हैं। आदित्य? प्रियंका, 2 बाय रिकमेंडेशंस देना चाहूंगा, BTST के साथ जाना चाहूंगा। पहला वोल्टास, ये एक ऐसा स्टॉक है अगेन जिसने आउट परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया था, बिल्कुल भी चाल नहीं चली है मार्केट के साथ, लेकिन अभी अपने 200 DMA के ऊपर आज चल रहा है और 200 DMA के ऊपर क्लोज कर रहा है बहुत अरसों बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें वोल्टास में देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करें। वोल्टास टारगेट लगाए 860 का ऊपर, स्टॉप लॉस लगाए 815 का, BTST ट्रेड ले सकते हैं इसमें। दूसरा रहेगा ICICI प्रूडेंशियल। एकाएक आप देखोगे सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बाइंग देखने मिल रही है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। मुझे लग रहा है ICICI प्रूडेंशियल इज आल्सो गेटिंग रेडी फॉर अ बिग अप मूव। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 610 का टारगेट रहेगा, 560 का स्टॉप लॉस। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने आपको वोल्टास के बारे में जिक्र किया था, जब 801 का था, अब 825 पार हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुबह अगर हम 8 बजे आपके सामने जो 2 शेयर रखते हैं, वो गहन रिसर्च करके और सारा देख के मार्केट के वॉइसेस को डाल के सब कुछ करने पर ही 2 शेयर आपको देते हैं। और अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही रहा है आपके सामने। उम्मीद करते हैं कल भी जो 2 शेयर होंगे आपके काफ़ी काम आएंगे। 1-2 शेयर पता करने मेरे को वो लक्ष्य से एक बार फटाक से पता करते हैं। लक्ष्य, एक बार ज़रा ये देख के बताना, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये BTST करके जाएं कि छोड़ दें? जी, कर सकते हैं इसको BTST। यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर अच्छा है। मुझे लगता है ये 450, 455, 455 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 434 का होगा। जुबिलेंट फूडवर्क को BTST कर सकते हैं? रिजल्ट आना शायद बाकी है इसके भी, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा रिजल्ट आए कि नहीं। जुबिलेंट फूडवर्क एक बार आप देख के बताइए, BTST कर सकते हैं इसको भी? जी, कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा चला हुआ है, तो मैं रिजल्ट का वेट करूंगा। यहाँ पे रिस्क रहता है हमेशा रिजल्ट के लिए, और स्टॉक काफी पिटा हुआ है, तो यहाँ पे फंसने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, जुबिलेंट फूड पर ये व्यू। लेकिन बाजार बंद होने में अब देख रहे हैं कि करीब करीब 6 मिनट के आसपास का समय रह गया है। थोड़ी देर में आपके सामने हम ये रखेंगे कि कल आपके लिए कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगे। तो
तो थोड़ी देर में ये जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज हम हरकत अच्छी खासी देख रहे हैं, जरा उनके बारे में व्यू ले लेते हैं। हम देख रहे थे कि टायर स्टॉक्स चल रहे थे शुक्रवार के सत्र में। बालकृष्ण का अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो 4.5% ये शेयर टूटा हुआ है, बाकी शेयर भी थोड़े से मुनाफा वसूली के शिकार हो रहे हैं। करना क्या चाहिए इसमें आदित्य? क्या ये शॉर्ट के और मौके बन सकते हैं कहीं? अभिषेक जी, बालकृष्ण थोड़ा वीक जरूर हुआ है और ये अंडर परफॉर्म भी किया है अपने बाकी टायर स्टॉक्स पर, बिकॉज इनका एक्सपोर्ट फोकस ज्यादा रहता है। फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे स्टॉक अभी रुका हुआ है, तो 2350 का इसका बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। 2300 का टारगेट बैठेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है, मैं फ्रेश शॉर्ट्स इसमें नहीं लेना चाहूंगा। नए शॉर्ट नहीं करने हैं अगर हम बालकृष्ण की बात करें तो। लेकिन फार्मा में चूंकि रौनक है और हम डिवीज लैब में और सन फार्मा में, अरविंदो में 2 से 2.5-3% के मूव्स देख रहे हैं। फार्मा में सन फार्मा तेजी करने के लिए ठीक है क्या लक्ष्य? क्या लग रहा है आपको? जी, सन फार्मा मेरा पिक था, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है रेंज बाउंड है ये, तो इसमें बहुत ज्यादा इस एरिया में एंट्री करने लायक नहीं है। 1170 रेजिस्टेंस रहेगा, तो मुझे लगता है यहाँ से एक करेक्शन बन सकता है फार्मा में। फार्मा स्टॉक्स थोड़ी चले हुए हैं, तो फिलहाल लॉन्ग तो नहीं करूंगा मैं। तो फ्रेश लॉन्ग्स का ट्रेंड तो आपको निफ्टी पर एटलीस्ट दिख रहा है। बैंक निफ्टी बहुत फ्लैटिश सा इस वक्त ट्रेंड दिखा रहा है, और इनफैक्ट आप कई सारी एक्टिव कॉल्स को भी देख रहे हैं। 19700 19800 की कॉल्स काफ़ी एक्टिव हैं। आज बड़ा सपोर्ट जो है इंडेक्स वाइज जो मैंने दिया है यहाँ पर, वो फार्मा ने दिया। एक बार इंडेक्स पे एक व्यू ले लेते हैं। अगर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ऊपर की कॉल्स में बाइंग दिख रही है, तो क्या कोई कॉल लेके जाएंगे आप आदित्य? नहीं प्रियंका, जब तक 20 डीएमए के ऊपर नहीं सस्टेन करता है मार्केट, मैं फ्रेश लॉन्ग्स नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद जब निफ्टी चलना स्टार्ट किया था 20 डीएमए तब से एक स्टॉप लॉस लाइन की तरह एक्ट किया है, एंड अब अपने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आज कुछ भी करके मार्केट 20 डीएमए के ऊपर नहीं चला पाया है, तो अगर ओवरनाइट नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन दिखा दे। इस चक्कर में मैं 20 डीएमए के ऊपर जब तक मार्केट नहीं चलता है फ्रेश लॉन्ग लेके नहीं जाना चाहूंगा। ऑल राइट, लेकिन आज स्ट्रेंथ बढ़िया रही है फार्मा काउंटर्स में। चलिए एक बार कंक्लूड कर लेते हैं आज अभिषेक की क्या दिन भर हुआ। क्लियरली आपको फार्मा स्टॉक्स में और डिविस लैब में तो जो मूव मिली है, और आज नहीं सिर्फ ये पिछले 2 दिन से चल रहा था, लास्ट वीक भी चला था, 7-8% की मूव तो डिविस लैब पे आपको पिछले के 3-4 दिन में दिख गई है। महिंद्रा में आज एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली है, और IT काउंटर्स भी अच्छे खासे कई सारे हैं जो ऊपर आए हैं। LTI माइंट्री को हम देखा 2% ऊपर ये आज क्लोज होने जा रहा है। और अच्छी चीज़ है कि देखिए 19,000, हम सुबह 500 की बात कर रहे थे ना कि अच्छा इसको बचा ले, अच्छी चीज़ है ये। 19,600 को हमने क्रॉस किया, ब्रीफली उसके आसपास ही हम देखने की अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं, क्योंकि वहां से सपोर्ट मिला ही नहीं। अगर वहां सपोर्ट मिलता तो निश्चित तौर पर ये जो 80 अंकों की तेजी है शायद वो और ज्यादा हम बैंक्स तो एक्चुअली ड्रैगर हैं, और बैंक्स काफी दिनों से ड्रैगर हैं। SBI के नंबर्स भी कोई बुरे नहीं आए थे, लेकिन बाजार को एक्सपेक्टेशन शायद, या फिर बेस्ट ऑफ निम्स नहीं दिख रहे हैं लास्ट क्वार्टर से जो कंपेयर करें। सो ओवरऑल तो देखा जाए तो आज आप अगर स्टॉक्स देखें तो फार्मा में आपको डिवीज लैब, सन फार्मा, इनमें अच्छी मूव है। पहले 5 बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको महिंद्रा में आज अच्छा एक रीबाउंड ट्रेड देखने को मिला है। SBI लाइफ में आपको मूव दिख रही है, और इनफैक्ट LTI माइंट्री जैसे काउंटर्स में भी आपको मूव दिख रही है। थोड़े से गिरने वाले काउंटर्स जहां सॉफ्टनेस दिखी, ब्रिटानिया क्योंकि यहाँ नंबर्स आए, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं दिखा, और आप देखा बाजार में उसकी स्ट्रीट ने उसकी डिसअपॉइंटमेंट भी शो की, 2.5% नीचे है। सिर्फ ब्रिटानिया नहीं, ब्रिटानिया, नेस्ले और ये वो इंडेक्स है जो अच्छी खासी मूव दिखा रहा था, लेकिन क्या आप थोड़ा कैप लग रहा है वो दिख भी रहा है। दूसरे जो गिरने वाले काउंटर्स है उसमें बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें आपको गिरावट है। ऑटो में क्लियर ट्रेंड दिख ही नहीं रहा है। M&M आप देखें आज रीबाउंड ट्रेड है, मारुति थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन बजाज ऑटो फिर से आपको आज नेगेटिव दिख रहा है। इसी तरह से अगर आप मिड कैप में देखोगे, मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह का एक्शन है, डिस्पाइट इंडेक्स में मूवमेंट नहीं है, ब्रॉडर मार्केट में जमकर एक्शन 9% है। मैक्स हेल्थ केयर, अभिषेक जस्ट नोटिस, ये वो स्टॉक था मैक्स हेल्थ केयर अपोलो जो रिपोर्ट के बाद हैंगओवर आया तो कितने दिन तक टूटा था, तो एक ही दिन में इसने रिकवरी सारी कर ली। अच्छा, हेल्थ वाले में ना देखिए प्रियंका, उससे जो जुड़े हुए हैं ना, मेडिकल डिवाइस वाला जो सेगमेंट है वहां पर बड़ा अच्छा है। हाँ, आप पॉली मेडिक्योर को देखिए करीब 13% ऊपर क्लोज होने जा रहा है। मोरपेन लैब्स इसमें करीब 9-10% के आसपास के बढ़िया मूव्स हैं। तो सेक्टोरल अभी भी जो चरनी चल रही है, अब ये नए चलने की शुरुआत है। फार्मा के साथ हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, यानी पूरी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन भी चल रही है। हर जगह आपको मूव ठीक ठाक दिखेंगे, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक वाले शेयर भी चल रहे हैं। करेक्ट, ये तो बात ठीक है। और उसके अलावा फार्मा काउंटर्स में आपको REC जैसे काउंटर्स वापस आए दिखे। पूना वाला फिनकॉर्प की स्ट्रेंथ बनी हुई है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। लेकिन आप पावर में REC
आईआरसीटीसी, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस को देखें, उनमें आपको मूव दिखाई दे रहा है। घटने वाले काउंटर्स का है, लेकिन सारे हेल्थ केयर नहीं चल रहे। फोर्टिस हेल्थ केयर देखें तो वहाँ 4-4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स बालाकृष्णा का भी वीक थे, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं दिखा था इनका, म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स थे, इसलिए वहाँ 3.5% की गिरावट है। और आदित्य बिरला के भी नंबर्स वीक आए थे और बीएचएल के भी नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देख रहा है। और केमिकल काउंटर्स में भी ओवरऑल अभी भी आपको एक ट्रेड वॉलेटाइल ही देखने को मिल रहा है। साथ ही आप कुछ काउंटर्स दूसरे देखें, ओबरॉय रियल्टी जैसे काफी अच्छे चल चुके थे रियलिस्टिक काउंटर, एक सेट ऑफ आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन हम 19,600 के आसपास एक रेंज में जरूर ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन सेलर्स ने तो पैसा जरूर बनाया होगा आज, क्योंकि 19,500 की पुट की भी सेलिंग दिखी है और 19 ऊपर की कॉल्स की भी सेलिंग दिख रही है, तो सेलर्स तो जरूर पैसा बना रहे हैं। इंडेक्स पे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक कई जगहों पर एक्शन है। शो को फिलहाल यही वाइंड अप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, अगला शो आप प्रशांत के साथ देखिए। नमस्कार।